नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश टीवी। आज हेल्दी टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही नामी हस्ती। जी हां, मैं आपसे रूबरू करवाता हूं, उनकी मुलाकात करवाता हूं। RUHS सुप्रीमटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार सर राहुल सर, कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मैं डॉक्टर अजीत सिंह पिछले करीब 20 सालों से SMS के अंदर MD मेडिसिन के बाद से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि एक कोविड नाम की बहुत बड़ी पेंडेमिक डिजीज़ ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। उसमें चाहे हमारा भारत हो, चाहे जयपुर की बात करें, हर आदमी हर कोने के अंदर परेशान है। तो उसको देखते हुए जो यहाँ पर मैंने अपने सीनियर से जो एक सोसाइटी को सर्व करने की जितनी भी गाइडेंस ली है, उसको देखते हुए मैं एक कम्युनिटी को सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। MD मेडिसिन करने के बाद से ही मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। पिछले साल राज्य सरकार ने मुझे एज ए सुपरिटेंडेंट RUHS की जिम्मेदारी दी, जिसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करी और साथ ही अब जिस ढंग से वापस जो एक उम्मीद लोग करी जा रही है कि वो थर्ड वेव कहीं ना कहीं हमें दस्तक दे रही है, उसकी तैयारी भी हम जोर शोर से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है और गवर्नमेंट ने आपको सुप्रीमटेंडेंट का दर्जा दिया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये थर्ड वेव की बात हो रही है, जो अभी नए पेशेंट आने लग गए हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 12 कंट्रीज़ जिनको WHO ने आइडेंटिफाई किया है इस स्ट्रेन के अंदर, जो डायग्नोस हुआ स्ट्रेन, उसके केसेस भी कल हमारे इंडिया के अंदर भी एंटर कर चुके हैं और 2 केस हमारे बेंगलोर के अंदर डायग्नोस हुए जिनके अंदर ये स्ट्रेन पाया गया। साथ ही RUHS के अंदर भी कल जयपुर के अंदर एक फैमिली जो कि साउथ अफ्रीका की विजिट थी और वो कोविड पॉजिटिव डायग्नोस हुई है और उनको भी क्योंकि एक हिस्ट्री उनकी साउथ अफ्रीका कंट्री की निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं कोई उनके अंदर भी ओमिक्रॉन स्ट्रेन ना हो, एहतियातन राज्य सरकार ने पूरी बारीकी से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मॉनिटर किया है और उनका भी एक तरह से क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट के लिए RUHS अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया है। जो आप बात कर रहे हैं कि जिस ढंग से ये केसेस अब वर्ल्ड वाइड और फिर अब इंडिया के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वायरस जो है कहीं ना कहीं फिर से म्यूटेट हुआ है और म्यूटेशन के साथ ही उसके नेचर में, उसके करैक्टरिस्टिक्स में, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी और विरुलेंस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आया है और इस बदलते वायरस के स्वरूप की वजह से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि ये अभी ये जो वेरिएंट, ये जो थर्ड वेव आ रहा है और ये जो ओमिक्रॉन, जिसके बारे में अभी इतनी ज्यादा हलचल हो गई है, लोगों के अंदर भय वापस से पैदा हो गया है, तो ये क्या सेकंड वेव जितना खतरनाक डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है या डेल्टा इससे ज्यादा खतरनाक था? जहाँ तक इसकी फैलने और एयरबोर्न की बात करते हैं, जो साउथ अफ्रीका और जो डेटा और जो रिसर्च और जो पब्लिकेशन, ये पैरामीटर्स जो डिसाइड होते हैं और जो इसकी नेचर के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इसकी एयरबोर्न फैलने की कैपेसिटी 5 टाइम्स एज कम्पेयर टू डेल्टा ज़्यादा है। और ये भी स्टडी के अंदर देखा गया है कि जो पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन ले रखा है, उनके अंदर इस वायरस का जो स्वरूप है और जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में रहे हैं और जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनके अंदर थोड़े बहुत गंभीरता के लक्षण पाए गए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको भी ये इफेक्ट कर रहा है? जी हाँ, हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन का जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी, पर्टिकुलरली चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड की बात कर लीजिए, चाहे कोवैक्सीन की बात कर लीजिए, इनकी एफिकेसी जो है वो करीब 80 to 83% आंकी गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 100 जने भी वैक्सीन लेते हैं तो भी 20 से 30% लोग ऐसे रहेंगे जिनके अंदर वैक्सीन अनइफेक्टिव रहेगा। तो डेफिनेटली जो वैक्सीन की डबल डोज ले चुके हैं और अगर उनके अंदर फिर से ऐसी वायरस के लक्षण मिल रहे हैं, निमोनिया की शिकायत मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन ज़रूर अफेक्ट होगी इस स्ट्रेन से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि ये ओमिक्रॉन जो आ रहा है, अब इसके बच्चों पे भी असर ज़्यादा दिखाई देने लग गया है। जी हाँ, तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी ये जकड़ रहा है, तो ये वायरस फैलता बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन इसका असर क्या है?
जो सिम्टम्स अभी जैसे कल जो फैमिली विजिट करके आई एडमिट हुई है, वर्तमान में जैसे उन्होंने भी पूरे 2 वैक्सीन ले रखे थे, तो इनके अंदर सिम्टम्स ऐसे कुछ भी नहीं है कि वो कहीं कोई सर्दी जुकाम या खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या उनका कोई ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही इसके जो लक्षण जो देखे गए हैं आमतौर पर वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसके अंदर की नेजल कंजेशन है, नाक से पानी आना है, गले में दर्द है, हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ये ऐसे लक्षण जो आमतौर पर सामान्य सर्दी जुकाम के साथ साथ थोड़े बहुत निमोनिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ऐसे लक्षणों के साथ पेशेंट आ रहे हैं। जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनके अंदर ज़्यादा सिम्टोमेटोलॉजी नहीं देखी गई है और जो अनवैक्सीनेटेड है वो अफेक्टेड होकर उनके अंदर निमोनिया की परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि आप इस जो पूरे राजस्थान की जो आपने कमान संभाली है, आपको राजस्थान की जो सीएम साहब है अशोक गहलोत जी, उन्होंने आपको कमान दी है कि आप कमर कस लीजिए, तो इस बार कैसी तैयारियां हैं? आमतौर पर जो RUHS हॉस्पिटल है उसको राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें हैं तो किसी भी तरह की कोई कमी राज्य सरकार ने नहीं रखी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से RUHS पूरे स्टेट का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। 1200 बेड की कैपेसिटी के साथ में 300 बेड अब वहाँ ICU के बेड्स हैं और जिस ढंग से सेकंड वेव का RUHS हॉस्पिटल ने राज्य सरकार के दिशा निर्देश में जनता की सेवा करी है, उस हिसाब से थर्ड वेव, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 तरह से हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक तो हमारा वैक्सीन और दूसरी हमारी हर्ड इम्यूनिटी, ये 2 हमारे पास ऐसे हथियार हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वायरस का स्ट्रेन जो वैक्सीन है, जो हर्ड इम्यूनिटी है, उसको देखते हुए इतने केसेस जो सेकेंड वेव में हमें देखने को मिले थे और जो गंभीर हालत हमें देखने को मिली थी शायद थर्ड वेव में नहीं मिले, फिर भी एहतियातन जिस ढंग से वायरस ने जिस स्पीड से विदेश में देशों के अंदर फैला है उसको मद्देनज़र रखते हुए एहतियातन हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं है, बिना खर्चे का बिहेवियर है जिसमें आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है और 2 गज दूरी के साथ अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब अभी जो मतलब लोगों ने जो वैक्सीन लगवा ली है, जिनके सेकंड डोज अभी तक नहीं लगा, फर्स्ट डोज जिनके अभी तक लगी है, तो क्या ये वायरस, ये ओमिक्रॉन उन पे भी इफेक्टिव है? जी हाँ, या उनसे जो जिन्होंने 2 डोज लगवा रखी है उन 2 डोज वालों से ज्यादा या 1 डोज वालों के लिए ज्यादा है? अभी जो स्टडी या जो भी लिमिटेड डेटा अवेलेबल है उसके अंदर ये देखा गया है कि जो कम्प्लीटली 2 डोज से वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर इस वायरस की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम देखी गई है और जिनके अंदर 1 डोज है उनके अंदर थोड़ा सा अधिक साइन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं। ये सारी की सारी अभी फिलहाल जो डेटा है वो बाहर के हिसाब से है, जिसमें साउथ अफ्रीका की जो एक स्टडी है उसके अंदर ये देखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मेन हमारा एम ये रहना चाहिए कि जिन्होंने भी अगर सेकेंड डोज नहीं ली है वो प्रायोरिटी बेस सारे काम छोड़ के अपनी प्रायोरिटी वैक्सीनेशन को देवें और अपनी सेकेंड डोज इमीडिएटली और तुरंत प्रभाव से लेवें, जिससे क्या है कि आपका एक एंटीबॉडी लेवल जो शरीर के अंदर होना चाहिए इस वायरस से बचने के लिए वो आपका एक लेवल पर आए और आप इस वायरस के अटैक से बचें। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, अधिकतर सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जिनके एक वैक्सीन लगी है उनका सेकंड डोज का टाइम अब आ जाएगा तो वो सेकंड डोज भी लगवाएंगे जी। लेकिन ये ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट आया है ये बच्चों में ज्यादा असरदार दिख रहा है, बच्चों के अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है जी, तो उनकी जो बूस्टर जो डोज थी उसका आने का क्या सीन है? जो अभी आपने देखा होगा कि पूरी तरह से वर्ल्ड के अंदर कई कंट्रीज़ में बूस्टर डोज इवन लोगों ने स्टार्ट भी कर दी और सरकारों ने डिक्लेयर भी कर दी और इवन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है कि प्रदेश के अंदर अब जिस ढंग से स्ट्रेन अब इंडिया के अंदर प्रवेश कर चुका है तो हमारी प्रायोरिटी अब बूस्टर डोज की भी रहनी चाहिए। तो सेकेंड डोज की प्रायोरिटी के साथ साथ बूस्टर डोज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लेटर के माध्यम से जो हमारी एजेंसी है ICMR उसको दिशा निर्देश राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट दे और वहाँ से एक गाइडलाइन जारी हो जिसके माध्यम से एक पूरे कंट्री के अंदर ये सारा वैक्सीनेशन का जो एक अभियान है बूस्टर डोज का वो शुरू किया जाना चाहिए, जिससे हमारी कम्युनिटी को हम इस वायरल स्ट्रेन से और अधिक बचा सकें। और डॉक्टर साहब मौसमी बीमारियों के बारे में क्या कहना है आपका? ये मौसमी बीमारियां जो अभी फैल रही है इस वेरिएंट से ज्यादा मौसमी बीमारियों ने लोगों को जकड़ रखा है। हाँ, इस साल आपने देखा होगा कि जो पिछले 2 साल से डेंगू है, मलेरिया है, स्क्रब टाइफस है, इसके केसेस काफ़ी कम देखने को मिले
इस साल जो थोड़ा बहुत जो बरसात का सीजन है वो एक तो थोड़ा लंबा पीरियड के तक एक्सटेंड रहा, और जिस ढंग से मॉस्किटो की ग्रोथ हुई है उसको देखते हुए काफ़ी हद तक डेंगू के केसेस देखने को मिले। तो आमतौर पर एहतियातन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर, CMHOs की पूरी टीम्स, नगर निगम की पूरी टीम्स, ये सारी की सारी जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। जनता से भी हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि क्योंकि मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है, मच्छर पनपने से ये बुखार और ये डेंगू या मलेरिया फैलते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ठहरे हुए पानी के सोर्सेज हैं, चाहे वो आपके आसपास, घर के आसपास कोई पानी का ठहराव हो, घर के अंदर हो, उसका हमें पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इन चीज़ों को, इन सोर्सेज को आइडेंटिफाई हमें करना होगा, और जो रुके हुए पानी का निकास हम करेंगे तो वहाँ पर मॉस्किटो की ग्रोथ नहीं होगी, ये पनपेंगे नहीं, तो हमें इन बचाव बीमारियों से और सीजनल डिजीज से काफ़ी हद तक बचाव करने में मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई लास्ट संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं जो एक पॉजिटिव मैसेज जाए पब्लिक तक और वो पब्लिक उसको फॉलो करे? डेफिनेटली अभी जिस ढंग से हम एक फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में भी हमें काफ़ी हद तक ऐसा माहौल देखा है कि जिसके अंदर फैमिलियाँ काफ़ी अफेक्टेड रही, काफ़ी लोग बड़े पेनफुल कंडीशन से निकले, और अब हमें हमारे दरवाजे पर जिस ढंग से स्ट्रेन की दस्तक नज़र आ रही है, उस हिसाब से मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो हम बार बार, चाहे वो चैनल्स के माध्यम से, चाहे हमारी गाइडलाइन के माध्यम से, या चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके अंदर 3 बातें हमारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि आप अपना वैक्सीन के साथ साथ जो मास्क है वो एक आपका बहुत बड़ा, एक बिना पैसे के, बिना खर्चे का एक ऐसा हथियार है जिसको कि हमें यूज़ करना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि शादियों का माहौल है, आम जनता पूरी तरह से आप अपने परिवार की खुशियों के साथ त्यौहार भी मना रहे हैं, शादियों का भी अच्छा आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी ऐसी है जो हमें तीसरी वेव की तरफ खींचती नज़र आ रही है। तो इसका मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करें। इस अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड का है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें, इसके लिए मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क लगाकर रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सीख है। इस चीज़ को अपनाते रहिए तो आप जो तीसरी लहर आ रही है उससे बच जाएंगे। बचाव आपके पास है, रखाव आपके पास है, इनको अपनाइए और देखते रहिए हेल्दी टॉक्स। देख रहे हैं आप न्यूज़ फ्लैश टीवी, मैं राहुल।